सोचिए बच्चों कि अगर आपकी फ़िज़िक्स कमज़ोर है तो उस कमज़ोरी की क्या वजह हो सकती है। आज हम आपके सामने फ़िज़िक्स का सबसे पहला जो चैप्टर है यूनिट एंड मेज़रमेंट। कुछ लोग सोचते हैं कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा टफ़ है या बहुत ज़्यादा इजी है, इसको छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। फ़िज़िक्स की दो चीज़ें सबसे बेस हैं। एक तो जो मैंने सीरीज़ शुरू की थी बेसिक मैथ एंड वेक्टर का, जो थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन फ़िज़िक्स का जो सबसे पहला चैप्टर है यूनिट एंड मेज़रमेंट, इसको अच्छे तरीके से वन शॉट हम लोग करेंगे। तो वन शॉट का मतलब जो सबका होता है हम लोगों का वो नहीं रहेगा, बहुत डिटेल में चीज़ों को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहली बात हम शुरू करते हैं, व्हाट इज़ द फिज़िकल क्वांटिटी, कि फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होती है ना। फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होती है? सबसे पहला, ऑल द क्वांटिटी विच आर यूज्ड इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब। एक सिंपल सी बात है कि जो फिज़िक्स के लॉस को फॉलो करते हैं, जो क्वांटिटीज़ फिज़िक्स के लॉस को फॉलो करती हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं? हम उन्हें बोलते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटी। या एक और तरीके से हम कह सकते हैं कि हम जिनको मेज़र कर सकते हैं, जिनको इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेज़र किया जा सकता है ना। तो यहाँ पे एक और बात मैं लिख देता हूँ, कैन बी मेज़र्ड। तो ये चीज़ आपसे है ना, कैन बी मेज़र्ड। तो पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए, फ़िज़िकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? कैन बी मेज़र्ड, ठीक। और फिज़िकल क्वांटिटी को मैं पी और क्यू के फॉर्म में लिखूंगा, पी और क्यू के फॉर्म में फ़िज़िकल क्वांटिटी। बात समझ में आएगी सबको? चलिए अब हम ये समझते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती हैं। तो आप सबको पता होनी चाहिए कि फ़िज़िकल क्वांटिटी 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहली क्वांटिटी है फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटी, दूसरी है डिराइव्ड क्वांटिटी और तीसरी है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, ठीक। वन बाय वन बात करते हैं हम लोग। फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटी क्या होती हैं? तो एक सिंपल सी लाइन में मैं आपको बताता हूँ कि फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है, यहाँ से आपको पता है, जो इंटायर स्पान ऑफ फिजिक्स, तो पूरी फिजिक्स की जो जितनी भी ब्रांचेज़ हैं उन सब को कवर करती हैं। कुछ लोग कहेंगे सर कौन कौन सी ब्रांचेज़ हैं, तो ज़रा उसके बारे में भी हमको हल्का सा बता दीजिए। तो मैं यहाँ कहीं साइड में आपको बता देता हूँ कौन कौन सी फिजिक्स के अंदर ब्रांचेज़ होती हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, जो हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिक्स। कौन सा हम नाम सुने हैं? मैकेनिक्स की ब्रांच होती है फिज़िक्स के अंदर। थर्मल फिज़िक्स होती है जिसमें हम टेम्परेचर वगैरह की बात करते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो थर्मल फिज़िक्स हमारी हो गई। उसके बाद हमारी आ गई इलेक्ट्रो, जहाँ मैग्नेटिज़म, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह की बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। बेसिकली हम चार्ज और उसके इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे। और आपका आ गया ऑप्टिक्स, है ना, ऑप्टिक्स जिसमें हम लाइट और प्रकाश इन सब की बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है मॉडर्न फिज़िक्स, जो आज की फ़िज़िक्स है उसके बारे में बात करेंगे, फोटोन वगैरह की बात करेंगे। तो ये मैंने बेसिक बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी ताकि एटलीस्ट आप इन सारी चीज़ों को जान जाओ। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा ले लेता हूँ और थोड़ा सा इसको और छोटा कर देते हैं हम लोग, ताकि क्या क्या है उसके बारे में बात। चलो इसको बाद में हम छोटा कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए आपने इतनी चीज़ें पढ़ ली, तो एक और डिफिनीशन आपको समझ में आ जानी चाहिए पूरी डिटेल में। एनी अदर क्वांटिटी कैन बी डिराइव फ्राम दिस, यानी अगर किसी और चीज़ को आपको डिराइव करना है तो आप इन को क्वांटिटीज़ से डिराइव किया जा सकता है। एक और चीज़, ऑल द बेसिक क्वांटिटी आर चूजन सच दैट दे शुड बी डिफरेंट दैट, यानी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, एक दूसरे से। तो ये 2-3 लाइनें आप लिख सकते हैं इस तरीके से। कौन कौन लोग होते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी मोल, इतने लोग होते हैं। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डिराइव का मतलब ही आपने फिजिक्स का डेरिवेशन आपने देखा होगा। तो डिराइव का मतलब ये होता है कि द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, यानी जो बेसिक क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस की जाती हैं, फिर है ना, जो बेसिक क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस की जाती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे सबसे पहले बेसिक एग्जांपल आपका आता है स्पीड। सबसे पहला आपका आएगा स्पीड। अब स्पीड क्या है? अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो डिस्टेंस। अब बताइए डिस्टेंस क्या है? एक बेसिक है, तो मैंने लिखा बेसिक क्वांटिटी। डिस्टेंस क्यों? डिस्टेंस क्या होती है? यानी लेंथ होती है, ठीक। और टाइम भी क्या होता है आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो लेंथ और टाइम ये भी बेसिक क्वांटिटी है। तो जैसे ही आपने बेसिक क्वांटिटी को डिवाइड किया तो स्पीड आ गई। इसी तरीके से मास भी क्या है? एक बेसिक क्वांटिटी है। और वॉल्यूम किससे निकल के आएगा? आप खुद सोचिए, जो वॉल्यूम है ये भी किससे निकल के आएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी भी एक बेसिक क्वांटिटी से बना हुआ है।
तो इसे बोलेंगे डेराइव क्वांटिटी। फिर तीसरा आता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। कौन सी आती है? तो दो होते हैं अलग से थोड़ा सा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, तो इनका बस नाम आपको शुरुआत में याद होना चाहिए, एक प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। तो ये पहले हम प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में पढ़ के इनको चीज़ों को हम ख़त्म करते हैं। तो प्लेन एंगल क्या होता है? द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक है ना, सिंपल सी बात है कि किसी भी सर्कल पे ना, जैसे आप सिंपल सी बात है, आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, उसके बाद ये आपकी रेडियस होती है। तो मैंने कहा मैं पहले यहाँ इस पॉइंट पे था, इस पॉइंट से मैं चल चुका हूँ इस पॉइंट तक, तो ये जो डिस्टेंस होती है इसे क्या बोलते हैं? आर्क। तो आर्क ने कुछ ना कुछ एंगल बनाया है, आर्क ने कुछ ना कुछ क्या बनाया है? एंगल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल बोलते हैं। तो ये इतनी ही बातें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या पता होना चाहिए? इसका फार्मूला। और आप हम लोगों ने बहुत पहले से, अगर किसी को याद हो, सबसे पहला लेक्चर बेसिक का जो आपको मिला होगा, उसमें एक सिंपल सी चीज़ दी हुई है कि एंगल का मतलब क्या है? थीटा, यानी एंगल वो क्या होती है? आर्क, है ना। और आर्क को डिवाइड किससे करते हैं? रेडियस से। किससे करते हैं? रेडियस से। तो आर्क, अच्छा यहाँ पे आर्क कौन सी है? आपको ये देखा होगा, ये है अपनी क्या है? आर्क। ये अपनी क्या है? आर्क, वो डिस्टेंस। तो आपको बात समझ में आ गई। तो और इसकी जो यूनिट होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, थीटा यानी एंगल, इसकी जो यूनिट होगी वो होगी रेडियन। क्या होगी? रेडियन। ये क्या होगी? रेडियन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है RAD या स्मॉल से, इस तरीके से। तो इतनी बातें आपको पता होना चाहिए कि यूनिट क्या होती है, इसको रेडियन से होती है, और फार्मूला आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आ गई सबको? चलिए उसके बाद क्या है, एक और चीज़ आपने और क्या याद रख सकते हैं यहाँ पे कि पाई जो आपने पढ़ा होगा, तो पाई इज़ इक्वल टू, अगर ध्यान से आप देखेंगे कि पाई इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना। तो ये रेडियन, ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। और इसको हमने जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे पहले क्या करें, यहाँ पे जो बेसिक मैथ का जो एंगल वाला मैंने लेक्चर डाला हुआ है, एंगल वाला लेक्चर आप ज़रूर जाके देख लीजिए, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगी। चलिए ये हो गया। और उसके बाद आपसे क्या, ये डिफिनीशन भी आप देख सकते हैं कि 1 रेडियन किसको कहते हैं? 1 रेडियन किसको कहते हैं? दूसरा आता है सॉलिड एंगल। दूसरा क्या आता है? सॉलिड एंगल। अच्छा, सॉलिड एंगल का सिंपल सा मतलब क्या है? द एंगल सबटेंड बाई एन गिवन सरफेस एरिया। तो अभी तक क्या है? एक लाइन एंगल बनाती थी, अब जो एक सरफेस एरिया बनाएगा, अब क्या बनाएगा? एक एरिया बनाएगा। तो यानी इसके फार्मूले में क्या आएगा? DA/R²। तो ये भी फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। और इसका जो क्या नाम है, सॉलिड एंगल का जो यूनिट होगा वो स्टेरेडियन होगा। ये दो चीज़ें खाली आपको पता चलेंगी, यानी इसकी जो यूनिट होगी, इसकी यूनिट उसकी रेडियन थी, इसकी बस यूनिट में क्या आ जाएगा? ये सॉलिड है तो इसकी यूनिट आ जाएगी स्टेरेडियन। क्या आ जाएगी? स्टेरेडियन। तो इतनी ही बातें इसके बारे में पता होना चाहिए, बाकी चूज डिफिनीशन वगैरह आप अलग से देख सकते हैं इस तरीके से। तो यानी ये हमारा सबसे पहला पार्ट ख़त्म होता हुआ। अब आते हैं हम यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी की कुछ ना कुछ यूनिट बनाई गई है, कुछ सिस्टम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूरा 1 बाय 1। सबसे पहले देखिए FPS। देखो, एक लेंथ है, एक मास है, एक टाइम है। जो हम सबसे ज़्यादा बात करने वाले हैं इसके ऊपर, वो ये है। फुट क्या होता है? अगर आप ध्यान से देखें, फुट है ना, तो F का मतलब क्या होगा? फुट, है ना। शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसको? FT के नाम से लिखते हैं। तो जब कभी, अच्छा ये बहुत कम यूज़ होगा, और मास को इसमें किस में रखते हैं? पाउंड में। तो जो ये बहुत कम यूज़ होगा, इसलिए मैं इसको हल्का हल्का बताता हूँ। और टाइम तो हमेशा ही, इस टाइम ऑलवेज इसमें सेकंड में। तो कई बार सेकंड को ऐसे लिखा जाता है और कई बार सिर्फ क्या लिखा जाता है? एस। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो यूज़ होगा वो ये होगा, CGS और MKS। देखो, C का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर। तो आपको पता है C का मतलब क्या होगा? सेंटीमीटर। G का मतलब क्या होगा? ग्राम। और आप सबको पता है कि हम ग्राम को स्मॉल g से शो करते हैं। M का मतलब क्या होता है? मीटर। M का मतलब क्या होता है? मीटर। तो कई बार मीटर ऐसे लिखा होता है, कई बार R इस तरफ, तो इसको हम M से डिनोट करते हैं, मीटर को, सबको पता है। किलोग्राम को हम kg से डिनोट करते हैं। तो ये हमें सबको पता होना। जब भी हम CGS की बात करेंगे, लेंथ को सेंटीमीटर में रखेंगे, मास को ग्राम में रखेंगे। जिसको इतना आएगा, क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम किसी को कभी नहीं होगी। फिर कुछ और चीज़ें दी हुई हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ SI यूनिट, यानी SI यूनिट। तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है, यही जो MKS यूनिट थी, है ना। कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर एक बात नहीं समझ में आती है कि आप लिखते हो SI, लेकिन यहाँ पे पढ़ा जाता है क्या? इंटरनेशनल सिस्टम। तो भाई ऐसी ही बात है, तो हम क्या करें? दिस सिस्टम इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ MKS, यानी MKS से ही ये बनाया गया है। तो इसका मतलब क्या है? इसको लेंथ को मीटर में रखेंगे, मास को kg में रखेंगे, टाइम को, सॉरी ना, ध्यान से देखेंगे फिर से, यहाँ पे आ जा रहा है बार बार। तो यानी लेंथ को इसको मीटर में रखेंगे, मास को किलोग्राम में रखेंगे, टाइम को सेकंड में रखेंगे, टेम्परेचर की यूनिट K यानी केल्विन होती है,
इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो सिलेबस के अंदर है नहीं, कैंडेला होती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे वो क्या होती है, मोल होती है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट रिमाइंडर में मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। हमने कहा हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे लिखेंगे एन यू, एन का मतलब क्या होगा, नंबर, और यू का मतलब क्या होगा, यूनिट। तो नंबर और यूनिट होगी। जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे हमने कहा कि 5 किलो मास है ना, मास, तो मैंने लिया फिजिकल क्वांटिटी एक लिया मास, और मास को मैंने लिखा 5 kg, तो 5 एक नंबर हो गया और kg एक यूनिट हो गई। अब खुद सोचो जो फिजिकल क्वांटिटी होगी तो 5 × kg ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। भले ही आप क्या कह रहे हो, आप लिख रहे हो नहीं 1 किलोग्राम को मैं लिखूंगा 1000 में, क्या लिखूंगा, 1000 में, तो यानी है तो उतना ही अमाउंट है, तो क्या अमाउंट तो हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, है ना, बस चीज़ें बदलती जाएंगी। ठीक बात, तो ग्राम किलोग्राम को आप ग्राम में बदलते जाओगे, ये चीज़ें बदलती जाएंगी, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या रहेंगी, सेम। उसके बाद नोट पॉइंट में कुछ बात करते हैं यहाँ पे ना, लाइट ईयर क्या होती है, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ। तो ये सारी जो यूनिट है वो सारी यूनिट किसकी है, ये सारी की सारी यूनिट लेंथ की है। लाइट ईयर, देखो ये क्वेश्चन एम्स में आया था, ये वाला क्वेश्चन जो है एम्स में आया था पार सेकंड वाला। तो लाइट ईयर की बात कर ले, फर्मी की बात कर ले, एंगस्ट्रॉम की बात कर ले, तो सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होता है, एंगस्ट्रॉम। तो ये स्कूलों वगैरह में ये पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है, इनकी वैल्यूज़। एंगस्ट्रॉम, माइक्रोमीटर सबको पता है, नैनो सबको पता है, पीको, तो ये कहीं ना कहीं आपको सारी चीज़ें, अच्छा माइक्रो को आप रट लो अच्छे तरीके से, 10⁻⁻⁶, नैनो 10⁻⁹। तो जिस पे मैंने हाईलाइट किया है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये स्कूल के लेवल पे है ना पूछा जाएगा, बाकी चैप्टर में कहीं भी यूज़ नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज़ द, सब कॉन्सेप्ट रिमाइंडर बहुत ध्यान से देखो। लाइट ईयर क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन अ ईयर। एक ईयर के अंदर कितना लाइट स्पीड, यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो लाइट की स्पीड सबको पता है, तो आप एक ईयर में सेकंड निकालो, और लाइट की स्पीड जिसको नहीं पता है वो भी देख ले भाई कि सी से इसको डिनोट करते हैं, इसकी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी क्या है, स्पीड। आपको डिस्टेंस निकालना है तो आपको बचपन से एक फार्मूला पढ़ाया हो गया होगा, और फार्मूला क्या था, मैं हल्का सा यहाँ लिखता हूँ, किस तरफ लिखूँ, इधर, v = डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फार्मूला आपने पढ़ा है। आपको निकालना है क्या है, डिस्टेंस, यानी आप क्या कर दोगे, v × t, क्या कर दोगे आप, v × t कर दोगे। तो आपको इस तरीके से निकाल भी सकते हो और रट भी सकते हो। उसके बाद क्या है, व्हाट इज़ द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये भी पूछा जा सकता है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है। तो यहाँ पे लिखा है द एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ। तो सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को क्या में बोला गया है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोली गई है। बात समझ में आ गई। उसके बाद कुछ चीज़ें होती है जो फिजिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा और केमिस्ट्री सभी के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। तो मैं सिंपल सी बात कहता हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज़ को आप रट लो, इस चीज़ को आप क्या करो, रट लो, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। जैसे आप सबको पता है 10⁻⁻1, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊं तो ये -1 के अंदर लिखा हुआ है, किसके अंदर लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें -1 के अंदर है, -1, -2, -3 है ना। तो शुरू में क्या करेंगे आप देखें, सबसे पहले शुरू में -1, -2, -3, उसके बाद 3 का गैप है, ये सारी है ना, 3 का क्या है, सभी के अंदर गैप। तो यानी शुरू में -1 है, उसके बाद -2 है, -3 है, फिर -6 है, -9 है ना। यहीं तक आपको कम से कम याद होना चाहिए। डेसी, सेंटी, मिली, DCM है ना, तो पहले याद करो DCM, ठीक। डेसी सेंटी से मिली, डेसी सेंटी से मिली, ठीक है ना, डेसी सेंटी मिली। माइक्रो और नैनो, तो ये आपको कम से कम रट लेना चाहिए, जिस तरीके से भी आपसे हो सकता है। इसी तरीके से जब आप पावर प्लस की बात करते हैं, तो अभी तक माइनस में पावर थी, अब प्लस में है, तो एक को क्या बोलते हैं, डेका, जैसे ना एक डिकेड हो गया है, तो 10⁻1, उसके बाद 10⁻2 को बोलते हैं हेक्टो। किलो सबको पता होना चाहिए, किलो का मतलब क्या होता है, 1000, यानी 10 क्या होता है, 3, और मेगा है ना, मेगा, ये मेगा यूज़ होता है इसमें। तो ये 2 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, जिसको ये चीज़ें आ गई उसको सारी चीज़ें धीरे धीरे आ जाएंगी। उसके बाद हम बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट। कुछ प्रैक्टिकल यूनिट होती है जो आप बार बार नाम सुनोगे, उनकी बात कर लेते हैं। जैसा कि मास में इतना ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, लेकिन आपको इस चीज़ में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है प्रेशर। किस में, प्रेशर में। प्रेशर की जो यूनिट है, ये आपको याद होना चाहिए कि 1 पास्कल का मतलब क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 बार का मतलब होता है 10⁵ पास्कल। तो आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो, इसी चीज़ को मॉडिफाई करके कि 10⁵ क्या हो जाएगा, पास्कल। तो 1 बार में 10⁵ क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा।
तो इसी तरीके से रेडियो एक्टिव की यूनिट क्या होगी, बैकरल ना। ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैंने हर उस चीज़ को जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वो मैं स्टार लगा दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। पढ़ना सारा है, छोड़ना कुछ भी नहीं है कि एक ही बार पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद हम करने जा रहे हैं भाई क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट। तो हम सबसे पहले कर चुके हैं फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी हम लोग बना चुके हैं, ठीक। 7 बेस क्वांटिटी होती हैं, 7 बेस क्वांटिटीज़ होती हैं, है ना। अभी फिर से एक बार बात करेंगे। डिराइव क्वांटिटी की बात करते हैं, इन्हीं फिजिकल क्वांटिटी यानी इन्हीं जो फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी है उन्हीं से क्या डिराइव हुआ है, उन्हीं से डिराइव क्वांटिटी बनी है, जैसा कि अभी हमने आपको स्पीड के बारे में बताया था, ठीक। और भी सारी हैं, यूनिट ऑफ फोर्स। अच्छा, यूनिट ऑफ फोर्स कौन कौन से होते हैं, न्यूटन होते हैं। फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, हर्ट्ज़ होती है। ये 2 चीज़ें हैं। अब यहाँ पे कुछ डिफिनेशन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, तो एक बार आप पढ़ सकते हैं, यही 7 बेस क्वांटिटीज़ होती हैं, 7 बेस क्वांटिटी हैं। और इनको धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि लेंथ किस बेस पे इसको लिया गया है, डिफिनीशन क्या क्या है उसके बेस पे। तो एक बार खाली ओनली रीड ना, तो आपको यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसको बहुत ज़्यादा शायद ओनली आपको क्या करना है, एक बार रीड कर लेना है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो ओनली आप क्या कर लेना, एक बार रीड कर लेना। उसके बाद हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की बात करते हैं, जो हमने बात कर लिया कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती हैं, अलग से होती हैं। तो उसको मैंने रेडियन होती हैं और क्या होती हैं, स्टेरेडियन। मैंने बताया था प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, तो रेडियन और स्टेरेडियन उसकी यूनिट होती है। और इसके बाद क्या है, यहाँ पे कुछ और चीज़ें लिखी हुई हैं, है ना। तो ये भी आप ध्यान से देख लेना एक बार, ताकि आपको ये पता होना चाहिए। अलग से स्टार लगा देता हूँ कि लेंथ को हम सेंटीमीटर में, देखो लेंथ को हम किस में रखते हैं, नमक पर, लेंथ को हम सेंटीमीटर में रखते हैं, मीटर में रखते हैं, हाँ, और फुट में रखते हैं। मास को अभी बताया ग्राम में, किलोग्राम में, और LB यानी आपको पाउंड में रखते हैं। टाइम को हमेशा सेकंड में ही रखते हैं। ये फोर्स वगैरह की आपको दो चीज़ें कम, वर्क ये डिराइव्ड में आपको ध्यान देना है। कौन कौन सी ध्यान देना है वो बता रहा हूँ आपको। फोर्स की एक डाइन होती है, एक न्यूटन होता है। एनर्जी की या वर्क की अर्ग होता है और जूल होता है, ठीक। पावर तो आप समझ में आ जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट बिल्डर एक चीज़ आ गई। अच्छा, प्रैक्टिकल यूनिट वगैरह, इम्प्रॉपर यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट, जो भी चीज़ें हैं एक बार खाली आप क्या है, एक बार पढ़ लोगे और कुछ भी नहीं। तो ऐड है कॉन्सेप्ट रिमाइंडर आपको है कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी, थोड़ा सा बोरिंग आपको लग रहा होगा बट पढ़िएगा एक बार ज़रूर इस चीज़ को। अभी आगे एक अमेजिंग चीज़ की तरफ चलने वाले हैं। आइए, कॉन्सेप्ट रिमाइंडर, वाइल डिफाइनिंग अ यूनिट फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी। इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, एक विल डिफाइन होनी चाहिए, यानी हम इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं, ऐसी कोई यूनिट होनी, फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। इनवेरिएबिलिटी होनी चाहिए, यानी ये बार बार बदल ना रही हो। एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, हम आराम से इसको एक्सेस कर सकते हों, लोग इसको जानते हों। और यूज़ में आसानी हो, यूज़ में क्या हो, आसानी हो। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को लिया जाता है, इसकी ये फीचर्स होने चाहिए। अब हम आने वाले हैं अपने सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ, डायमेंशन फार्मूला। अब यहाँ से असली चैप्टर हमारा शुरू होता है। यानी मैं कहूँ कि अगर अभी तक जो भी चीज़ें हमने पढ़ी थी वो एक थोड़ी सी बात थी, यहाँ से हमारा ओरिजिनल पार्ट शुरू होने वाला। ओरिजिनल का मतलब ये पार्ट भैया किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे इस पार्ट को नहीं छोड़ना है, किसी भी कीमत पे इस पार्ट को हमें नहीं छोड़ना है। ये सभी को ध्यान देना है, किसी भी कीमत पे इस पार्ट को नहीं छोड़ना है। आइए 1 बाय 1 बात करते हैं डायमेंशन फार्मूला वगैरह की, फिर हम बात करते हैं और भी चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं। 1 मिनट वेट करिए, सही। सबसे पहली बात करते हैं कि डायमेंशन फार्मूला होता क्या है। तो हमने कहा डायमेंशन सबसे पहला क्या होता है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जो भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस हैं उनको पावर के बेस पे लिखना, उन्हीं के ऊपर जो पावर लगा है उस पे लिखना। यानी अभी डिफिनीशन आपको समझ में आ जाएगी। 1 बाय 1 पहले बात करते हैं। सबसे पहले जहाँ बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है उसकी बात हम कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, हमने कहा कि जो लेंथ होता है उसकी यूनिट मीटर होती है, लेकिन याद रखिए लेंथ को L से डिनोट करेंगे, मास को M से डिनोट करेंगे। तो सर ये तो आसान है, हमें क्या बता रहे हो, इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। स्मॉल m, सर स्मॉल m मीटर था जो लेंथ होता था। तो आज हम मीटर की बात नहीं करने वाले हैं, आज सिंपल सी बात कर रहे हैं। लेंथ को किस में डिनोट करेंगे, L में। 1 बाय 1 बात करने वाले हैं। सबसे पहले आइए नंबर 1 नंबर 2 से शुरू करते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। हर एक चीज़ की छोटी छोटी बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। 1 मिनट बस मुझे दीजिए टाइम। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं, यहाँ पे चीज़ें हैं डिस्टेंस। अब एक चीज़ को सबसे नंबर 1, मैं नंबर 1 देता हूँ। सबसे पहला नंबर 1 अगर आप गौर करें, सबसे पहला डिस्टेंस। सबसे पहली बात करता हूँ मैं छोटी छोटी सी बात करता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। मैंने कहा कि डिस्टेंस की बात करते हैं। सर डिस्प्लेसमेंट की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, 1 बाय 1 सारी चीज़ें। लेंथ की बात करते हैं,
हालांकि वही चीज़ होती है। लेंथ की बात करते हैं, पेरीमीटर की बात करते हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, पेरीमीटर की बात करते हैं, विड्थ की बात करते हैं, विड्थ, मैंने कहा हाइट की बात करते हैं, तो हाइट की बात करते हैं, रेडियस की बात करते हैं, रेडियस की बात करते हैं, उसके बाद आर्क लेंथ की बात करते हैं। यानी ये सारी चीज़ें जो आप देख सकते हो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये जितनी भी चीज़ें हैं, कि क्या इन सब की यूनिट, अगर आप गौर करें, इन सब की यूनिट क्या होगी, इन सब की कॉमन यूनिट क्या होगी? आप बताइए, आप खुद बताइए, इन सब की कॉमन यूनिट क्या हो सकती है? ये जितनी भी चीज़ें लिखी जा रही हैं, जितनी भी पूरी फिजिक्स में मैंने ऐड कर दी हैं, जितनी भी चीज़ें मैंने लिखी हैं, इन सब की कॉमन यूनिट क्या है? सर, इन सब की कॉमन यूनिट लेंथ होती है। क्या होती है? लेंथ। और ख़ुद बताओ लेंथ को डिनोट कैसे करते हैं? यानी मीटर होती है, लेंथ को डिनोट करते हैं एल। तो यानी ये जितनी भी चीज़ें मैंने लिखी हैं, ये सारी चीज़ें, मैं इसको छोटा आप कर देता हूँ, एकदम छोटा सा कर देता हूँ, एकदम। तो ये जितनी भी चीज़ें ओके, ये जितनी भी चीज़ें अभी पढ़ी, इन सब की यूनिट क्या होती है बाबू? इन सब की यूनिट होती है लेंथ, यानी एल से डिनोट करेंगे। अब देखो वन बाय वन आपकी बात शुरू हो रही। अब सबसे पहली बात हम शुरू करने वाले हैं, दूसरी चीज़। अब बताइए एरिया, 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 एरिया क्या होता है? अगर आप गौर करें, एरिया सर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। बताओ, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी एरिया हो गया सर मीटर का स्क्वायर। फिर मैंने कहा कन्फ्यूज़ मत होइएगा, कन्फ्यूज़ मत होइएगा, मीटर, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ लेंथ, लेंथ को किस में नापते हैं? मीटर। ये छोटा m है मीटर में, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ l का स्क्वायर। क्या लिख सकता हूँ? इसका डायमेंशन आ गया l का स्क्वायर। तो यही आपसे कहा गया है कि जो भी क्वांटिटी हैं, जो भी बेस क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, उनके ऊपर जो पावर आ जाती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है सर, आइए हम थर्ड बात कर लेते हैं। थर्ड बात क्या करेंगे हम? वॉल्यूम। क्या बात करने वाले हैं? वॉल्यूम। अब बताइए वॉल्यूम क्या होता है सर? लेंथ होती है इंटू ब्रेथ होती है इंटू हाइट होती है। यानी क्या मैं इसको लिख सकता हूँ l की पावर 3? यस सर, हम लिख सकते हैं l की पावर 3। आइए चौथी बात कर लेते हैं, नंबर 4। वन बाय वन सीखते हुए चलेंगे चीज़ों को। नंबर 4 की बात करते हैं सर। नंबर 4 स्पीड की बात करते हैं। अब मैं फार्मूला लिख रहा हूँ ना, अब मैं फार्मूला लिख रहा हूँ स्पीड। सर, स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस को डिनोट कैसे करेंगे सर? एल से करते हैं। कैसे करेंगे? एल से। आप यूनिट से भी कर सकते हो, या आप जो है डायरेक्ट भी कर सकते हो, जो भी तरीका है। तो मैं यूनिट से आपको पहले बता दे रहा हूँ। चलिए, डिस्टेंस को सर हम लिखते हैं मीटर के अंदर, टाइम को लिखते हैं सेकंड। अब बताइए इसको मैं क्या बोलूँगा? एल। नीचे क्या आ जाएगा सेकंड का? टी। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? एल टी माइनस 1। यस। आइए पाँचवा बात कर लेते हैं। पाँचवीं, मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूँ। एक्सेलरेशन क्या होता है? v अपॉन टी। क्या मैं v को लिख सकता हूँ? v की यूनिट लिख सकता हूँ मीटर पर सेकेंड। टाइम को लिख सकता हूँ सेकेंड। टाइमर लगेगा m। उसके बाद क्या हो जाएगा? सेकेंड का स्क्वायर। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? एल टी का स्क्वायर। ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस 2। तो यानी एकदम इजी है, बस आपको इस तरीके से खेल करना है खाली। आइए नंबर 6 की बात करते हैं, फोर्स। नंबर 6 की बात करते हैं, वो क्या है? फोर्स। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या अब आया है मास? तो ये है मास। मास को हम m से करते हैं, एक्सेलरेशन का डायरेक्ट एल टी माइनस 2। तो यानी ये तीन चीज़ें मैं कहूँगा, ये तीन चीज़ें मैं आपसे बोलने वाला हूँ। ये तीन चीज़ें, ये तीन आपके ज़ुबान, तीन नहीं बल्कि 4 वाला मैं चार कर दे रहा हूँ, 4। अब मैं आपसे 7वें नंबर की बात करता हूँ, और 7वां नंबर क्या है? आपका वर्क। अब बताओ, क्या वर्क ही क्या होती है? एनर्जी। वर्क ही क्या होती है? एनर्जी होती है। ये ध्यान देना। तो वर्क ही क्या होता है? ई। तो W इज़ इक्वल टू ई। एनर्जी, एनर्जी ही क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। वही एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। और एनर्जी क्या होता है? फोर्स इंटू डी, यानी डिस्टेंस। बताइए, फोर्स का हमने ऑलरेडी पढ़ा है m, यानी ये हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक, ये आपको d से मल्टीप्लाई करना है, और d क्या होता है? डिस्टेंस। तो मैं आज फिर से आपसे कह रहा हूँ, ये जो चीज़ है इसको याद कर लो, सीख लो, रट लो, जो मन कहे वो कर लो, लेकिन ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। जिस तरीके से मन कहे उस तरीके से काम कर लो, लेकिन आपको हर हाल में ये आना चाहिए, हर एक हाल में आपको ये आना चाहिए। आइए नंबर 8 की बात करते हैं। नंबर 8 की अब बात करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं और भी अलग अलग चीज़ों की, और वो है क्या? प्रेशर। क्या है? प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है?
फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। अब इसका थोड़ी देर आप खुद निकालिए। तो एक काम आप डायरेक्टली कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर, डायरेक्टली लिख सकते हैं। चलिए एम एल डायरेक्ट फोर्स का याद, किसी का याद हो ना हो, फोर्स का हर हाल में याद होना चाहिए। फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, एरिया की क्या होती है, लेंथ, यानी मीटर स्क्वायर, यानी क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एल का स्क्वायर। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, एम एल, है ना, आपको पता है एम एल बन जाएगा टी माइनस टू, और जब ये ऊपर जाएगा तो एल की पावर क्या बन जाएगा, माइनस टू, यानी कुल मिला जुला के हमारे पास बन गया एम एल माइनस वन टी की पावर माइनस टू। ठीक, चलिए 9 की बात करते हैं। 9 क्या हम बात करते हैं, मोमेंटम, क्या बात करते हैं, मोमेंटम। ऐसे हज़ारों जितनी भी क्वांटिटी आपके पास हैं, मोमेंटम क्या होता है, P इज़ इक्वल टू एम वी। एम क्या होता है, मास, और मास को m से, वेलोसिटी क्या होती है सबको पता है, एल टी माइनस वन। इस तरीके से आप जितनी चाहें उतनी यूनिट का निकाल सकते हैं। अब हम कुछ स्पेशल यूनिट्स का निकालने जा रहे हैं, कुछ स्पेशल यूनिट का निकालने जा रहे हैं, आप उसकी बात करेंगे थोड़ा सा। जो स्पेशल हैं, दो सबसे ज़्यादा, अच्छा स्पेशल को हम अलग से रखेंगे यहाँ पे, है ना, इस तरीके। यहाँ इस साइड हम क्या करने वाले हैं, इस साइड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्पेशल क्वांटिटीज़ को लिखने वाला हूँ, जो स्पेशल हैं। स्पेशल का मतलब जो सबसे ज़्यादा बार पूछी जाती हैं उनको मैं अलग से लिख रहा हूँ। चलो, तो सबसे ज़्यादा बार जो पूछी जाने वाली यूनिट्स हैं उनकी बात करते हैं, जिसमें से सबसे पहला ये याद कर, ये सबसे ज़्यादा बार आने वाला, हर एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा यही आता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। देखो सबको, आपने क्लास 9th में एक फार्मूला पढ़ा था, F इज़ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, आपसे पूछा जाएगा बताओ जी का, तो सबसे पहली एक चीज़ मेरी याद रखना हमेशा, सबसे पहले आप, अगर आपसे पूछा जाए जी का, तो आप जी का फार्मूला बनाओ, और जैसे ही आप जी का फार्मूला बनाओगे तो क्या हो जाएगा फार्मूला, एफ आर का स्क्वायर और एम का स्क्वायर, तो m1 m2 क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर, है ना, मास का मैंने मान लिया m स्क्वायर। अब सबसे पहले लिखना शुरू करो, इसका क्या होता है, डायरेक्ट रट लो, फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, यस सर हमने रट लिया, इनटू रेडियस क्या होती है, लेंथ ही तो होती है, तो यानी लेंथ का स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा, मास यानी m का स्क्वायर। जब ये क्वांटिटी ऊपर की तरफ जाएगी, जब ये क्वांटिटी ऊपर की तरफ जाएगी, अब इतना आपको पता चल गया है, ऊपर +1 है, नीचे 2 है, 2 ऊपर जाने के बाद -2 हो जाएगा, यानी आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कितना बचेगा, -1। एल टोटल ऐड होगा, क्या हो गया 3, और ये क्या होगा t-2। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो यही है, सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो यही है। दूसरा जो अकॉर्डिंग टू द PYQ आप आगे जाके पढ़ेंगे कि एक फार्मूला आएगा स्टोक्स लॉ के बारे में, F इज़ इक्वल टू 6 पाई, है ना, ये कोफिशिएंट आपको दिया है R और V। ठीक, और इसे बोला जाता है स्टोक्स लॉ। क्या बोला जाता है, स्टोक्स लॉ। ये सबसे ज़्यादा बार अभी PYQ में आया हुआ है, स्टोक्स लॉ। अभी मैं आपको PYQ में दिखाऊंगा, तब आपको यकीन हो जाएगा। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं n, यानी आपको इसी का निकालना है, n का निकालना है। तो सबसे पहले आप फार्मूला बनाओगे, और फार्मूला क्या हो जाएगा, F अपॉन 6 पाई आर वी। अब खुद सोचो, फोर्स का क्या हो जाएगा, फोर्स का हो जाएगा डायरेक्ट एम एल टी माइनस टू। उसके बाद आप अगर ध्यान से देखेंगे, 6 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, इनका कुछ भी नहीं होगा। आर यानी लेंथ हो जाएगी, वी का मतलब वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होता है, एल टी माइनस 1। जब ये ऊपर क्वांटिटी जाएगी तो ऐसे, मैं फिर से एक बार अलग से लिख देता हूँ, एम एल टी माइनस टू इंटू एल की पावर 2। जब ऊपर जाएगा तो एल की पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। टाइम जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा, +1, यानी इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो फाइनल वैल्यू आएगी एम एल की पावर -1 आ जाएगा, -1, और टी की पावर भी क्या आएगा, -1। यकीन मानिए PYQ भी आपको दिखाऊंगा, सबसे ज़्यादा बार यही सारी चीज़ें आई हुई हैं। उसके बाद तीसरा जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, आप एक फार्मूला धीरे धीरे आगे जाके पढ़ेंगे, आगे जाके एक फार्मूला आप पढ़ेंगे, प्लैंक कांस्टेंट, है ना, मैं बताता हूँ, प्लैंक्स, डायरेक्ट आपसे पूछेगा प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका नाम मैं भूल गया हूँ, इस n का अभी बताता हूँ आपको। E इज़ इक्वल टू, ये फार्मूला आप पढ़ोगे, E इज़ इक्वल टू h न्यू। तो h ही क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है, तो यानी यहाँ से आप जब h की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा E अपॉन फ्रीक्वेंसी E। और एक चीज़ आप क्लास
9th से पढ़े हुए हैं आपको एक चीज़ पढ़ाई गई होगी, अभी बता रहा हूँ। एनर्जी का भी लिखेंगे, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, mL²T-2 की, उसको रट लो। जब फ्रीक्वेंसी की बात करोगे तो हमेशा आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि ये देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 टाइम पीरियड। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ T⁻⁻1, यानी मैं फ्रीक्वेंसी को लिख सकता हूँ T⁻⁻1, यानी ये आ जाएगा mL² और ये बन जाएगा T। तो ये बहुत ज़्यादा बार पूछा हुआ है, तो जितने भी काम के थे, इम्पोर्टेंट थे, मैंने आपको बता दिए। और भी आगे धीरे धीरे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, आपको और चीज़ें आती जाएंगी। तो चलिए हम यहाँ बात कर लेते हैं। अब ये देखो, ये कुछ क्वांटिटी हैं जो अभी आपको रटना नहीं है, तो मैंने कहा इन क्वांटिटीज़ को पहले बोल देता हूँ, रटना नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, इस वीडियो को रखे रहिएगा, ये सारी चीज़ें आपकी हेल्प करेगा, है ना, ये हेल्प करेगा आपकी आगे बढ़ने में। धीरे धीरे अभी रटना नहीं है चीज़ों को, ये धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता जाएगा आपको खुद आता जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, देखो यहाँ पे इन्होंने कहा डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी में हैव सेम डायमेंशन फार्मूला। बिल्कुल सही बात है, कई सारी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होंगी जिनके डायमेंशन फार्मूला सेम होंगे, ठीक। एक तो ये भी है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कि फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, एंगुलर, जितनी भी एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी ग्रेडियंट है, सब की एक ही यूनिट है। और वो यूनिट क्या है, ये देखो स्ट्रेस की, यानी स्ट्रेस आप देखेंगे, प्रेशर या स्ट्रेस, ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है नीट के अंदर, ठीक। नीट 2024 में आया है। सेम डायमेंशन सॉलिड एंगल जितना होता है उसका क्या होता है, स्ट्रेन और एंगल, है ना। ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे आइडिया लगती चली जाएंगी इस तरीके से। उसके बाद एक चीज़ आपसे कहा गया है ऑल यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी। अब ये क्वेश्चन नीट 2020 के अंदर आपको धीरे धीरे पता चलेगा, ये इस पे क्वेश्चन आया हुआ था, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, जैसा कि मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इसके ऊपर कौन कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल कि ध्यान से समझिएगा, एक चीज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ जो नीट 2022 के अंदर आया हुआ है उस पे बात करते हैं हम लोग। अभी हमने बात किया था एंगल, है ना, एंगल की बात किया था। तो एंगल की हमने देखा था कि एंगल की जो यूनिट होती है, एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन। एंगल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, रेडियन। और एंगल जो होता था हमने थीटा से इसको डिनोट किया था, किससे, थीटा से डिनोट किया था। इसका हमने कहा कि इसका फार्मूला होता है आर्क बाई रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क भी एक लेंथ होती है, रेडियस भी एक लेंथ होती है। लेंथ बाई लेंथ क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस। क्या हो गया, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। तो यहाँ से एक बात प्रूफ हो चुकी है कि भैया एंगल डायमेंशंस लेस होती है लेकिन उसकी यूनिट होती है। तो यानी एक फिजिकल क्वांटिटी जो डायमेंशन लेस होती है, जो डायमेंशन लेस होती है उसकी भी यूनिट हो सकती है, उसकी भी यूनिट हो सकती है। तो ये क्वेश्चन आपका नीट 2020 के अंदर पूछा गया था, किसके अंदर, नीट 22 ना, तो नीट 2022 के अंदर पूछा गया था कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बताइए जो डायमेंशन लेस होती है। इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखूंगा DL, यानी जो डायमेंशन लेस होती है लेकिन उसकी यूनिट होती है। तो ये दो होते हैं, एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक। यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, तो उस क्वेश्चन में धीरे धीरे प्रैक्टिस करवाऊंगा। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक। देख लो जो क्वेश्चन एम्स 19 का, ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, बट धीरे धीरे ये अभी नहीं आप कर पाओगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कर पाएंगे, क्योंकि अभी फिजिक्स की आपसे शुरुआत हुई है। मैं सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ धीरे धीरे आगे। अब आगे हम बात करते हैं नोट पॉइंट की, तो नोट पॉइंट की बात करते हैं, कुछ नोट पॉइंट्स उनके बारे में बात करते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहला, ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 by 1। ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड की जा सकती हैं और सब्सट्रैक्ट की जा सकती हैं। अब बात क्या है, मैंने कहा कि भाई 5 kg और 10 kg को ऐड करना है, तो इसका मतलब ये सेम फिजिकल क्वांटिटी हैं। kg और kg, किलोग्राम क्या है, मास, यानी सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही आप ऐड कर सकते हैं। आप कभी भी 5 किलो को और 10 किलोमीटर को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वो दोनों डिफरेंट होते हैं। यानी इसका एक और तरीका निकालना कि अगर मैंने कहा कि x और y ऐड हो रहे हैं, अगर x y ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब जो x का होगा वही y का होगा। तो देखो कितने आसान तरीके से आपको पता चल गया कि अगर दो चीज़ें ऐड हो रही हैं, इसका मतलब क्या है कि जो इसका होगा वही क्या होगा, उसका भी होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल सर, आप एक और एग्जांपल के थ्रू आप बताइए। तो मैंने एग्जांपल लिया कि देखो फार्मूला लिखा होता है V = A × T, ये लिखा होता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो डायमेंशन V का है वही डायमेंशन U का है, वही डायमेंशन किसका है, A और T का है। अब इसको आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, मैंने डायमेंशन आपको सिखा दिया है। सेकंड क्या है, इफ़ फिजिकल क्वांटिटी
इफ़ फिजिकल क्वांटिटी आर मल्टीप्लाई या डिवाइड, अगर इनको मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है एक नई फिजिकल क्वांटिटी आ जाती है, एक नई फिजिकल क्वांटिटी आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कभी भी देखो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। आपने 2 kg और 6 मीटर स्क्वायर को कभी ऐड नहीं किया, क्योंकि क्यों, kg अलग होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर अलग होता है। लेकिन जैसे ही आपने, समझिएगा ध्यान से, लेकिन जैसे ही आपने इनको मल्टीप्लाई किया, क्या किया, मल्टीप्लाई, बताइए kg क्या होता है, kg होता है मास, मीटर पर सेकंड क्या होता है, एक्सेलरेशन। और जैसे ही आपने मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई किया, आपके पास निकल के चला आया क्या, फोर्स, यानी ma इज़ इक्वल टू एफ। अब बात समझ में आ गई। चलिए तीसरी बात करते हैं, डायमेंशन लेस क्वान्टिटी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है कि कौन कौन से ऐसे हैं जो डायमेंशन लेस होते हैं। तो एक तो अभी आपको बता दिया मैंने। दूसरा, रेशियो ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विथ सेम डायमेंशन, जिनके डायमेंशन सेम होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि जो म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, भाई सी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट, क्या होती है, स्पीड, इसका भी डायमेंशन क्या होगा, LT-1। वी भी क्या होती है, स्पीड, LT-1, यानी इसमें कोई डायमेंशन नहीं बचा। इसी तरीके से भी आपको बताया एंगल वाला हिसाब, ठीक। ओके, उसके बाद ऑल मैथमेटिकल कांस्टेंट, पाई भी एक कांस्टेंट होता है, ई ये भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो जितने भी मैथमेटिकल कांस्टेंट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। उसके बाद जितने भी मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं, जैसा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग वाला फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, साइन, कॉस, है ना, ये सारे जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब साइन है, कॉस है, ये सारे लोगों की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक। ये सारे तो लॉग, मैंने कहा ये देखो e⁻x हो गया, लॉग हो गया, साइन इन्वर्स हो गया, साइन ax + b, तो ये सारे लोग क्या होंगे, डायमेंशन लेस होंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी ईच टर्म ऑफ बोथ साइड इन एन इक्वेशन हैज़ द सेम डायमेंशन। तो दोनों तरफ इक्वेशन के LHS में, इक्वेशन के RHS में, दोनों में क्या होना चाहिए, दोनों में सेम डायमेंशन होना चाहिए। जैसा एग्जांपल के तौर पे आपसे कहा गया XY + PYQ। सबसे पहले आपको ये होना, सबसे पहला कि अगर दो क्वांटिटी को ऐड किया जा रहा है, इसका मतलब x और y, XY और PQ बराबर होंगे। फिर हमने कहा कि जो LHS में होना चाहिए वही RHS में होना चाहिए, तो इसका मतलब Z का भी क्या होगा, बराबर, है ना। इस एग्जांपल को आप समझेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। ये वाला कि A = B - C + DE, तो ये आप खुद देख सो कि अगर A = B - C, यानी अगर B और -C को माइनस किया गया है, इसका सिंपल मतलब है कि B और C बराबर हैं। और ये किसके बराबर होगा, ये सिंपल सी बात है कि LHS = RHS। D और E को मल्टीप्लाई किया गया है और साथ में ऐड किया गया है, इसका मतलब DE बराबर होंगे। F/G जो भी क्वांटिटी आएगी उसको भी ऐड किया गया है, यानी ये भी इक्वल होगा। इस तरीके से पूरी बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे जहाँ मैंने कट लगाया है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई D और E बराबर नहीं हैं, बल्कि D × E जो है वो दूसरे वाले के बराबर हैं। तो इसी तरीके से पूरी कहानी होने वाली है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं आप वो बात देख लीजिए, जो क्वेश्चंस स्कूलों में या हर जगह पे या किसी भी एग्ज़ाम में बनते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, सबसे पहला, और ये सारे एग्जाम्पल्स बहुत खास हैं, इन पे नज़र ज़रूर बनाए रखिएगा। PYQ बहुत सारे हैं, तो धीरे धीरे हम PYQ भी करने वाले हैं, है ना, अलग से पूरा। सबसे पहले आपसे बोला गया है फाइंड द डायमेंशन ऑफ ABC वेयर x इज़ अ पोजीशन एंड t इज़ अ टाइम। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आपको दिया क्या है। तो हमने कहा x एक पोजीशन है। अब खुद बताओ, पोजीशन का मतलब क्या है, लेंथ या डिस्टेंस, और उसकी यूनिट क्या होती है, L होती है, टाइम की क्या होती है, सेकंड होती है। तो आपको सबसे पहला दिया हुआ है F = AX + BT। तो सबसे पहले अप्रोच कैसे करेंगे, अप्रोच कैसे करना है आप ये बताइए। तो सबसे पहला स्टेप आपको लिखना है F = यानी A/x, सिंपल सी बात है। आपको क्या अप्रोच दिखानी है कि जो LHS में होना चाहिए वही RHS में होना चाहिए, यानी जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा, A/x के बराबर होगा। किसके बराबर, A/x के बराबर होगा। और चूंकि A/x किस में ऐड हो रहा है, BT में ऐड हो रहा है, इसका मतलब BT, ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर। अब हमें किसका किसका डायमेंशन पता है, यकीन मानिए आपको मैंने कहा था फोर्स का डायमेंशन हर हाल में पता होना चाहिए। डायरेक्टली MLT - 2 डायरेक्टली रट लेना चाहिए, यानी MLT² T - 2
ML t-2 रट होना चाहिए, रट लेना चाहिए। ये किसके बराबर है? a/x के बराबर है और ये b इंटू टी के बराबर है। अब सबसे पहले 1 बाई 1 बात करेंगे, 1 बाई 1 बात करेंगे, यानी एक बार इसमें जाके बात करेंगे, एक बार हम लोग इसमें जाके बात करेंगे। तो मैंने बात किया, सबसे पहले मैंने बात की कि a की बात की मैंने, है ना, ml² क्यों? आइए इधर देखिए ध्यान से। मैंने कहा कि देखो अगर आप यहाँ से बात करें, मैंने कहा देखो ये है फोर्स इज इक्वल टू a/x। क्या है? a/x। अब मुझे a का निकालना है, तो अगर मैंने a का निकाला, डायरेक्ट फार्मूला बना लो, a मुझे चाहिए तो क्या हो जाएगा? f इंटू एक्स हो जाएगा। f का मुझे पता है, मैं उसमें सिर्फ किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? x यानी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो देखो ऑटोमेटिक आ गया। इसी तरीके से आप ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके से मुझे पता है कि f इज इक्वल टू बी टी के बराबर है। मुझे b का निकालना है, और ये हो जाएगा f/t। f का मुझे पता है, t जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा ft-1। तो इस तरीके से आपका b का भी निकल आया, इस तरीके से आपका b का भी निकल आएगा। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा फेमस। अगला सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, अगला किसी एग्ज़ाम में ये आया हुआ है, अभी आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। ये वाला और ज़्यादा फेमस है। चलिए, आपको दिया हुआ है v इज इक्वल टू ax प्लस बी सी माइनस टी। सबसे पहली अप्रोच क्या कहती है? सबसे पहली अप्रोच आपकी ये कहती है सर कि जो LHS में होना चाहिए वही RHS में होना चाहिए, यानी जो v है वो बराबर होना चाहिए ax के, और ये बराबर होना चाहिए ये पूरे टर्म के, क्योंकि ये पूरा टर्म क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो पहले स्टेप में आपने ये ध्यान दे लिया, और कोई स्टेप आप ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद हमने कहा कि सर एक काम करते हैं कि हम 1 बाई 1 चीज़ों को बराबर करते हैं, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था कि एक बार v को बराबर करेंगे ax के, एक बार v को बराबर करेंगे इस पूरे के बराबर करेंगे। तो इस तरीके से हमने थर्ड स्टेप निकाल लिया। अब यहाँ से एक चीज़ आपको पता चल रही है, क्या पता चल रही है? कि देखो ध्यान से, c और t ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? माइनस। और कोई भी चीज़ माइनस होती है, इसका सिंपल सा मतलब है कि c और t क्या है? डायमेंशन बराबर होता है। t का टाइम होता है तो c का भी क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। बात समझ में आ गई सबको? ओके सर, समझ में आ गई। अब एक और बात आपको बताता हूँ, अगला वाला कैसे सॉल्व करना है उस पर देख लीजिए आप। चलिए, आपको मैंने कहा कि ऐसे लिख लिया करिए। मैंने कहा सर v इज इक्वल टू ax, v इज इक्वल टू ax। मुझे a का चाहिए, यानी मैंने क्या कर दिया? v बाई एक्स। v का होता है lt-1, उसके बाद l का क्या होता है? x का, यानी लेंथ का l से l हो गया कैंसिल, यानी a की वैल्यू आ गई t-1। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ। तो इस तरीके से जाएंगे तो कभी आपसे कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरीके से प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं और भी चीज़ों का। अगली कुछ चीज़ों की बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा बच्चों को पेन होता है इस वाले कॉन्सेप्ट में। आपको दिया हुआ है यहाँ पे v इज इक्वल टू ae, है ना, की पावर माइनस bt। अब बहुत ध्यान से आप बात सुनिएगा तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, पूरी हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी 1 बाई 1। सबसे पहले बात करिए, सबसे पहली वही हमने बात की कि आपको इसमें एक स्टेप को ध्यान देना है। पहला स्टेप आपको ध्यान देना है। स्टेप क्या कहता है कि देखो भैया, जो a है वो v के बराबर होना चाहिए। a क्या होना चाहिए? v के बराबर होना चाहिए। और थोड़ी देर पहले आपने अभी बात की थी कि जितने भी लॉग वाले फंक्शन होते हैं, e की पावर x वाले फंक्शन होते हैं, ये सारे क्या होते हैं? डायमेंशन लेस होते हैं। तो आप खुद सोचो, e की पावर माइनस bt है, ये पूरा क्या है? डायमेंशन लेस। ये पूरा क्या है? डायमेंशन लेस है। पूरा का पूरा क्या है? डायमेंशन लेस है। यानी आप ये कह सकते हो कि माइनस b इंटू टी, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं आएगा, यानी ये क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस हो जाएगा। यानी इसकी वैल्यू कांस्टेंट में कितनी आएगी? सिंपल सी बात है, 1 आएगी। तो आप सर अब बताइए, अब मैं क्या करूं? तो भैया जो b होगा, अब b की वैल्यू निकालो, क्या आएगा? 1 बाई टी, है ना, माइनस से हमें कोई खास है नहीं। b की वैल्यू क्या आएगी? 1 बाई टी। तो क्या 1 बाई टी को मैं t-1 लिख सकता हूँ? यस, यानी आपको b की वैल्यू भी आ गई। इस तरीके से आपको पूरा काम करना है। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं एक और आपको दिया है x इज इक्वल टू a साइन bt माइनस सी एक्स। इसकी बात करते हैं। तो हमने कहा सबसे पहली कंडीशन होती है कि सबसे पहली बात होती है कि x और a क्या होंगे? बराबर, और x क्या होती है? डिस्टेंस, यानी आपको आ गया। अब हमने खुद कहा कि जो भी साइन होता है ना, जो भी साइन होता है, साइन के आगे जो भी होता है वो सब क्या होता है? डायमेंशन लेस। और यहाँ पे दिया हुआ है bt माइनस सी एक्स, यानी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो bt का होगा वही किसके बराबर होगा? cx के बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं, दोनों माइनस हो रहे हैं, तो दोनों का बराबर होगा।
ठीक, पहली बात। तो अब सबसे पहले हमें निकालना है कि सर बीटी क्या है। तो हमने अभी बात कहा कि भैया जो बीटी होता है, बीटी उसकी वैल्यू आनी चाहिए 1, यानी कोई डायमेंशन नहीं आना चाहिए। तो जो बी आएगा वो क्या आएगा, 1/t, यानी टी की पावर क्या आएगा, -1 आएगा। क्या आएगा, -1। दूसरा जो सी एक्स होना चाहिए, सी एक्स है ना, वो भी क्या होना चाहिए, 1, यानी डायमेंशन लेस होना चाहिए। यानी जो सी की वैल्यू आएगी वो 1/x आएगी, यानी लेंथ की पावर -1 आएगी। इतने आसान तरीके से आप पूरा का पूरा क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब आते हैं सबसे फेमस क्वेश्चन पे। सबसे फेमस क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बार जेई में और AIPMT में, एम्स में, सब में पूछा गया है। और वो क्वेश्चन क्या है, एक आपको इक्वेशन लिखी हुई मिलेगी P + A/v², ठीक, और उसके बाद आपको मिलेगा v - b और RT। यहाँ हर चीज़ की अपनी अपनी वैल्यू है। सबसे पहले बात करिए, अब इसमें सबसे पहली स्टेप ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि P में क्या ऐड हो रहा है, A/v²। तो सबसे पहला स्टेप आना चाहिए कि A/v² किसके बराबर है, वो P के बराबर है। दूसरा, V और B आपस में माइनस हो रहे हैं, यानी ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 1 बाई 1 हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमें इस तरीके से, कैसे लिखा है वो बता रहा हूँ मैं। A/v² आपको लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है प्रेशर। आपको चाहिए A, तो मैंने कह दिया कि भाई PV² हो गया। अब गलती हो गई मुझसे, ये वेलोसिटी अभी बात करेंगे। ये आपको इक्वेशन मिल जाएगी, रियल गैस इक्वेशन। P होता है प्रेशर होता है यानी फोर्स बाई एरिया, ऐसे लिख लो, प्रेशर होता है फोर्स बाई एरिया। वॉल्यूम क्या होता है, ये V का स्क्वायर है, ये V का स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है, L⁻3, और इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब खुद सोचो, ऊपर है L⁻6, एरिया का क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर। यानी ये कितना बचा, F × L⁻4, कितना बचा, L⁻4। अब फोर्स का लिख दो, MLT-2, T-2 × L⁻4, टोटल मिलकर हो गया L⁻5, T⁻2। इस तरीके से अगर आप करेंगे कभी गलती नहीं होगी, जो आपको पूरा एग्ज़ाम में इस तरीके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, बी का निकालना बहुत आसान है, क्योंकि बी आया था किसके बराबर, वॉल्यूम के बराबर आया था। वॉल्यूम क्या होता है, L⁻3 होती है, तो इसलिए कभी गड़बड़ी आपसे नहीं होगी। आपसे क्वेश्चन एक और पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखो A/b², ये जेई 2024 का क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करना है, आइए हम बात करते हैं। हमने कहा कि देखो A/v² जो होता था वो क्या होता था, प्रेशर होता था। क्या होता था, प्रेशर। यानी आप ये कह सकते हैं जो A की वैल्यू है वो P/v² है। आपसे कहा गया A/b², बताइए जो B की वैल्यू थी वो किसके बराबर थी, V के बराबर। तो हमने पहले कहा B की वैल्यू V के बराबर थी। क्या आप इसको लिख सकते हैं, B² को V² लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, लिखता। तो आपसे पूछा गया है, बताइए A/v², तो बताओ A/v² क्या था, P था, यानी आप डायरेक्टली बता सकते हैं। तो इस तरीके से जेई का भी क्वेश्चन हो गया, एम्स का भी क्वेश्चन हो गया, और आपका AIPMT का भी क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। तो एक नज़र मैं दिखा देता हूँ, ये सारे क्वेश्चंस मैंने हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सारे क्वेश्चंस का, और ख़ुद से प्रैक्टिस करिएगा। ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम के हैं, ये मैं अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँगा सीरीज़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एप्लीकेशन, अब इनका हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन क्या है, क्या एप्लीकेशन है, हम चीज़ों को क्यों यूज़ करते हैं, हम डायमेंशन फार्मूले को क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं, हमने अभी आपसे बात किया कि एक फ़िज़िकल क्वांटिटी के अंदर, याद करिए, किसी भी फ़िज़िकल क्वांटिटी के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक नंबर होता है, एक यूनिट होती है। और ये नंबर और यूनिट हमेशा क्या होती हैं, कांस्टेंट होती है। यानी मैंने कहा कि 5 × आपने 1000 ग्राम लिखा, ये 5 किलोग्राम के बराबर है। ये बात एक ही है, यानी एप्पल 5 किलो है तो चाहे ग्राम में तौलो, चाहे आप उसको और छोटे में तौलो, पाउंड में तौलो, रहेगा उतना। बस क्या चेंज होगा, यहाँ ग्राम था तो यहाँ किलोग्राम आया है, यानी यहाँ 5 था तो यहाँ यहाँ पूरा 5000 है। तो यानी ये आपका n चेंज होता जाएगा। क्या चेंज होता जाएगा, n चेंज होता जाएगा। तो इस तरीके से एक फार्मूला आपका, सिंपल सा एक फार्मूला। अच्छा, इस फार्मूले को कैसे लिखा गया है मैं हल्का सा बता देता हूँ आपको। जाइए, मैंने कहा कि भाई देखो एक यूनिट है ना, n1, ये आपको पता चल गया कि जो कांस्टेंट होते हैं n1 u1 = n2 u2। तो एक सिंपल सी बात है, मैंने n1 के आगे लिखा सिंपल सा कि भैया देखो m1, ठीक, उसकी पावर मैंने लिख दिया कि भाई एक मास है, उसकी पावर a है। लेंथ की पावर जो मैंने उसकी माने वो है, यानी b है।
T1 उसको मैंने माना C है, ये पूरी पावर उसकी है, ठीक। जब इसको कन्वर्ट किया गया किसके अंदर, N2 के अंदर, तो सेम इसकी भी आई M2 पावर तो वही आएगी, पावर, ठीक, A, उसके बाद आपको L2 उसकी पावर B और T2 उसकी पावर C, पावर तो हमेशा वही रहेगी। तो अगर आपको यहाँ से N2 निकालना है, N2, तो N1 वैसे ही रहेगा। तो इस तरीके से ये वाला फार्मूला आपका जनरेट हो जाएगा, ये वाला फार्मूला, यानी M1 के नीचे M2 आ जाएगा और पावर पूरी होल A आ जाएगी। तो यानी ये फार्मूला इस तरीके से आपका काम करने वाला है। इतनी कैलकुलेशन आपको आती होगी, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कैलकुलेशन। अब सिंपल सी बात है कि हम किसी भी चीज़ को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो दो तरीका आपको बताता हूँ। ये सबसे पहला और सबसे फेमस क्वेश्चन ये है। सबसे पहला और सबसे फेमस क्वेश्चन आपका ये वाला है। आपसे कहा गया कि 1 न्यूटन को CGS यूनिट में कन्वर्ट करिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही देगा 1 न्यूटन, और सबको पता होता है जो न्यूटन होती है, जो भी न्यूटन होता है वो उसका क्या होता है, SI यूनिट होती है, और डाइन में कन्वर्ट करना है जो उसकी CGS यूनिट होती है। तो आपको इस तरीके से कन्वर्ट करना है, डाइन में कन्वर्ट करना है, CGS यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आइए हम बात कर लेते हैं कि CGS यूनिट में किस तरीके से कन्वर्ट करना है उनके। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला हम काम करेंगे, वेट करिए, सबसे पहला यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि आप फोर्स है ना, आप ये फोर्स की यूनिट है, और फोर्स का हमने पहले लगा लिया कि क्या होता है, MLT-2। एक सीख लेना, उसके बाद खुद ट्राई करना। F क्या होता है, सबसे पहला स्टेप लिखेंगे फार्मूला, F होता है MLT-2। यानी आपने देखा M के ऊपर पावर 1 है ना, M के ऊपर पावर क्या है, 1, यानी A की वैल्यू कितनी हो गई, 1। L के ऊपर पावर 1 है, यानी B की वैल्यू भी कितनी हो गई, 1। T के ऊपर -2 है, यानी C की वैल्यू कितनी हो गई, -2। अब जैसे ही आप सीधा फार्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे क्या करेंगे, सीधा आप फार्मूले को अप्लाई करेंगे, तो आपने देखा कि फार्मूला जो था N1, तो सर यहाँ पे N1 क्या है, तो आपको दिया गया है 1 न्यूटन। क्या दिया गया है, 1 न्यूटन, तो यानी N1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 न्यूटन हो गई, 1 न्यूटन हो गई। तो आप क्या करेंगे, अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आप खुद बताइए, 1 की जगह 1 रखेंगे। पहला वाला मास यानी M1, हमारा मास कितना था, किलोग्राम के अंदर था। CGS में मास क्या होता है, G, और पावर क्या थी, आप सबको पता है पावर क्या थी, A का मतलब मास से ऊपर पावर कितनी थी, 1 थी। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई किया गया लेंथ को जो हम रखते हैं वो मीटर के अंदर रखते हैं, और यहाँ पे CGS यानी सेंटीमीटर, पावर कितनी आई, 1। टाइम को सब लोग सेकंड में रखते हैं हमेशा हर जगह, तो इसके ऊपर आई -2। अब खुद अंदाज़ा लगाइए, खुद अंदाज़ा, किलोग्राम अपान अब ग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, और नीचे भी क्या है, ग्राम, ठीक है। मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर, और नीचे भी क्या है, सेंटीमीटर, ये भी क्या है, सेंटीमीटर। सेकंड से हमारा कोई लेना देना है नहीं कि वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब बताइए, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, यानी आपके पास आ गया 1000 × 100, यानी 10 की पावर कितना आ गया, 5। तो आज आपके पास आ गया कि 1 न्यूटन के अंदर 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। तो ये तो तरीका हो गया आपका कन्वर्ट करने का इस तरीके से। आइए और मेथड नंबर 2 देख लेते हैं। तो एक तो ये फार्मूला अप्लाई करने का तरीका था, मेथड नंबर 2 क्या है, मेथड नंबर 2 जो मैं आपको सिखाता हूँ, मेथड नंबर 2 ये है कि देखो भैया, आपको जब भी क्या करना होगा, MKS यानी SI यूनिट है ना, SI यूनिट से आपको कन्वर्ट करना है, CGS यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है। और आप खुद सोचिए, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, यानी फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, मास को किलोग्राम के अंदर, एक्सेलरेशन यानी मीटर, और ये क्या रहेगा, सेकंड का स्क्वायर। जब इसको आप कन्वर्ट करोगे किसके अंदर, ग्राम CGS के अंदर, बताइए केजी में कितना होता है, 10 की पावर 3, कितना आएगा, 10 की पावर 3 ग्राम आएगा, क्या आएगा, ग्राम, इंटू मीटर के अंदर 10 की पावर 2 क्या आएगा, सेंटीमीटर, और टाइम क्या रहेगा, वही रहेगा, सेकंड रहेगा। यानी आपके पास आ गया 10 की पावर 2 यानी 10 की पावर 5 CGS यानी ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड। देखो ऑटोमेटिक मेथड 2 से ईजिली तरीके से कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से अगली बात करते हैं कन्वर्ट, ये भी बहुत फेमस एग्जांपल है। 1 जूल को कन्वर्ट करना है, किसको, 1 जूल को कन्वर्ट करना है, जहाँ पे यूनिट ऑफ मास, फिर से यार चलो,
1 जूल को कन्वर्ट करना है, जहाँ पे आपका यूनिट ऑफ मास 100 ग्राम माना गया है। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। लेंथ को 10 सेंटीमीटर माना गया है, टाइम को 5 सेकंड माना गया है। क्या माना गया है? टाइम को। तो फिर से क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप नंबर 1 हमेशा याद रखना है। स्टेप नंबर 1 आप लिखेंगे एनर्जी। वर्क ही क्या होती है? एनर्जी। और एनर्जी क्या होता है? फोर्स। यानी डायरेक्ट मैंने कहा था इसको रट लेना, या फोर्स का रटा है। देखो फोर्स का होता है mlt-2। जब किसी भी फोर्स में डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एक पावर यहाँ पे बढ़ा देंगे, यही क्या आ जाएगी? एनर्जी का आ जाएगा। अब इसको कैसे करना है उसकी भी बात देख लो। इसको कैसे? तो इसको इसी फार्मूले से करोगे तो ज़्यादा आसान होगा। जैसा सबसे पहले ये फार्मूला आपको याद है, n1 आपको n की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1। तो कोई दिक्कत नहीं, अक्सर 1 ही दिया होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको करने में। चलो, हमने कहा कि मास को हमने सबसे पहले किस में रखा? किलोग्राम में। किस में रखा? किलोग्राम में। नीचे वाला आपको दिया कितना गया है? यूनिट ऑफ मास 100 ग्राम, तो 100 ग्राम। उसके बाद आपसे कहा गया, अच्छा इसकी पावर कितनी है? 1। लेंथ आपसे कहा गया, जो लेंथ हमारी होती है वो हम लिखते हैं मीटर के अंदर। आज कहा गया है नहीं, आप इसको 10 सेंटीमीटर बनाइए, तो मैंने सिर्फ पुट करता हुआ चला गया। इसकी पावर कितनी थी? 2। उसके बाद आपसे कहा गया टाइम हमारा होता है 1 सेकंड। आज पहली बार टाइम हो गया है हमारा 5 सेकंड। इसकी पावर होगी -2। अब खुद सोचिए, नीचे ग्राम है तो ऊपर भी ग्राम होना चाहिए। इसका मतलब मैं लिखूँगा इसको 1000 ग्राम, और यहाँ पर लिखूँगा 100 ग्राम। पावर कितनी है? पावर है 1। उसके बाद मीटर को मैं लिखूँगा 100 सेंटीमीटर। आज पावर कितनी? आज कितना है? 10 सेंटीमीटर। पावर कितनी है? 2। यहाँ पे 1/5 ही रहेगा, पावर -2। अब यहाँ आपको एक बात समझनी है कि 100 से 100 कैंसिल, ग्राम से ग्राम, यानी यहाँ पे कितना बचा? 10 की पावर 1। यहाँ पे क्या बचा? 10। यहाँ पे क्या बचा? 10 कैंसिल, यानी 10 की पावर क्या बचा? 2। अब ये बताइए 1/5 की पावर -2। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, जब ये 1/5 है तो 1/5 की टावर क्या हो जाएगी? आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर +2। इसमें मुझे बहुत पहले कन्फ्यूज़न हुई थी, इस चीज़ को सबको पता है। जब ये उल्टा होता है तो पावर भी क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है। आइए मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको ऑटोमेटिक मिल गया 25,000। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको कभी भी नज़रअंदाज मत करिएगा। ये 2 क्वेश्चन सफिशिएंट हैं। अगर और क्वेश्चन आपको करना है तो और भी क्वेश्चन मैं आपसे करवा दूंगा। बात समझ में आ गई? चलिए, उसके बाद एक और कन्वर्ट करना है, 100 जूल एनर्जी को CGS यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है। इस क्वेश्चन को भी आप यहीं पर कर लीजिए। इसका यानी आपको दिया गया है 100 जूल, और जूल सबको पता होता है SI यूनिट है। इसको कन्वर्ट करना है आपको अर्ग के अंदर। और अर्ग का मतलब क्या होता है? आपको सिंपल सी बात है, आप CGS में कन्वर्ट करिए। और CGS का मतलब क्या होता है? मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ, इसको अर्ग में कन्वर्ट करना। तो एक तो तरीका क्या है जो आप फार्मूले से, एक तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप वो तरीका फॉलो करिए। ये 100 जूल है। सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं? आप यूनिट लिखते हैं। 100 को 100 रहने दिया, मैंने इसकी यूनिट लिखी, तो ये क्या होता है? kg है ना। इसकी यूनिट आपको पता है मीटर स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर, ये जितना है ना। अब इसको कन्वर्ट करना, बताइए 1 kg में 100 को 100 रहने दिया, 1 kg में कितने ग्राम हो गए? 10 की पावर 3 ग्राम। उसके बाद एक कितने सेंटीमीटर हो गए? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। टाइम को मैंने वही रहने दिया, तो टाइम तो कभी चेंज इसमें दिया नहीं गया, तो टाइम का मतलब चेंज नहीं होगा। तो आज जब आप बात करेंगे, ये बन गया 100 को अलग कर लीजिए, इंटू 10 की पावर 3 अलग करिए। उसके बाद 10 की पावर कितना अलग करिए? आप 2 अलग करिए, नहीं 10 की पावर 4 अलग करिए। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, यानी ये आ गया 10 की पावर 9 आ गया। तो इस तरीके से आपको कन्वर्जन करना है। इस पर भी देख लीजिए, बहुत सारे PYQ आए हुए हैं, तो धीरे धीरे PYQ पे मैं आपको करवाता जाऊंगा। अगला आका टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस, यानी आपको ये बताना है कि कौन सा फार्मूला करेक्ट है, कौन सा फार्मूला करेक्ट नहीं है। तो हमने सिंपल सी बात है कि आप करेक्ट कैसे चूज़ करेंगे कि भैया देखो, जो भी डायमेंशन आप आराम से कर सकते हैं, V = U + AT। जो भी डायमेंशन V का होना चाहिए, वही डायमेंशन किसका होना चाहिए? U का, और वही डायमेंशन क्या होना चाहिए? A और T का। तो यानी आप डायमेंशन फार्मूले से ये भी चेक कर सकते हैं। तो हमने कहा कि इसका क्या होता है, सबको पता है LT-1 है ना। इसका भी क्या होता है? LT-1। एक्सेलरेशन जो होता है उसका होता है LT-2, लेकिन यहाँ पे T की पावर आ गई, तो यानी ये भी सही है फार्मूला। अगला S यानी डिस्टेंस को मेज़र करते हैं L के अंदर। U क्या होता है? सबको पता होता है। U क्या होता है? अच्छा, इसको ऐसे कर देता हूँ, वेट, पहला स्टेप हम लोग भूल गए। पहला स्टेप हमेशा ये कहता है, सबसे पहला स्टेप, कि आप पहले जो भी डायमेंशन S का होगा
वही पूरा डायमेंशन u और t का होगा, वही पूरा डायमेंशन हाफ ए टी, यहाँ है ना इक्वल का साइन, यही क्या होगा हाफ ए टी स्क्वायर का होगा। अच्छा चेक करते हैं। s की यूनिट होती है लेंथ l हो जाएगा, u होता है l t-1 और टाइम का क्या हो जाएगा t, तो t कैंसिल हो जाएगा, हाफ को हटा दिया जाए। एक्सेलरेशन का होता है LT-2 और टाइम का होता है t का स्क्वायर, यानी सच में बराबर हो गया। ये क्वेश्चन आपका NCERT का है। ये आपको दी हुई है काइनेटिक एनर्जी और ये दी हुई है आपको पोटेंशियल एनर्जी। चेक करना है क्या दोनों का बराबर होता है। आइए चेक करते हैं। मास का होता है m, वेलोसिटी का होता है LT-1 और इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी ये बन गया m L स्क्वायर और t की पावर -2। तो इस फार्मूले से यानी आप ये कह सकते हैं अगर कभी भी आपका वर्क एनर्जी कुछ भी पूछा जाए तो आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। अगला मास का होता है m, g यानी एक्सेलरेशन होता है यानी LT-2 और हाइट क्या होती है आपका लेंथ होता है, यानी ये भी बन गया m L स्क्वायर T-2। बात समझ में आ गई। इस तरीके से आपको काम करना है। अगला टू इस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, ये अब ट्रेंड में कम है बट ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है तो आपको ये फॉलो अप करना है, यानी इस क्वेश्चन को आपको ज़रूर करना है क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। तो इसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद बात करते हैं। आपको दिया हुआ है लेट अस फाइंड आउट एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड टी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो टाइम पीरियड टी का आपको फाइंड आउट करना है सिंपल पेंडुलम का। सिंपल पेंडुलम द टाइम पीरियड टी में पॉसिबली डिपेंड अपॉन, तो जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है, टाइम पीरियड आपका डिपेंड करता है किसके ऊपर, मास के ऊपर, लेंथ ऑफ पेंडुलम के ऊपर और आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको ये पूरा का पूरा फाइंड आउट करना है, आपको ये पूरा का पूरा फाइंड आउट करना है। वेट करिए जस्ट एक मिनट। तो आपको ये सबसे पहले आपको दिमाग में क्या लेकर आना है चीज़ों को कि आपको एक फ़िज़िकल क्वांटिटी आपको दी हुई है, इस फिज़िकल क्वांटिटी को आपको उस फिज़िकल क्वांटिटी में बनाना है, इस तरीके से काम करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए वन बाय वन बात करते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। तो मैंने माना है ना, तो इसको सॉल्व कैसे करना है हम वन बाय वन, स्टेप 1 स्टेप 2 सबसे पहले बात करते हैं। मैंने माना तो सबसे पहले स्टेप आपको क्या दी हुई है वो फॉलो अप करना है। आपसे कहा गया कि भाई टाइम पीरियड यानी टी, ये टी जो है मैंने माना ये टी किस पे डिपेंड करता है, ये टी डिपेंड करता है, आपसे कहा गया ये टी डिपेंड करता है मास पे, तो मैंने माना इसकी पावर क्या है ए। उसके बाद ये किस पे डिपेंड करता है टी, उसके बाद मैंने कहा कि ये जो टी है वो डिपेंड करता है आपका लेंथ पे, तो एल की पावर मैंने मान लिया बी, कोई भी पावर अभी धीरे धीरे आ जाएगी। उसके बाद मैंने कहा ये जो टी किस पे डिपेंड करता है जी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सबसे पहला स्टेप आपका आया वो किस पे डिपेंड करता है, इन चीज़ों पे। अब जैसे ही इन तीनों चीज़ों को मैं कंबाइन करूँगा, जैसे ही मैं इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करूँगा, है ना, इन तीनों चीज़ों को जैसे ही मैंने कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए, एल की पावर बी और जी की पावर सी। तो ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ गया, ये सबको पता है। अच्छा, सबको पता होता है कि जब भी हम क्या करते हैं किसी भी डायमेंशन को यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीज़ों को हटाते हैं तो मैं एक कांस्टेंट हम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक कांस्टेंट। तो मैंने माना एक कांस्टेंट के है, एम की पावर ए और एल की पावर बी और जी की पावर सी, ये हमारे पास आ गया। अब हमको सबसे पहले क्या करना है, वन बाय वन चीज़ों को, है ना, अच्छे तरीके से एनालाइज करना है चीज़ों को, फिर आपको बात समझ में आ जाएगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात करते हैं, लिखते हैं चीज़ों को। टी का डायमेंशन क्या होता है, मैंने लिख दिया टी का डायमेंशन यानी टी होता है। उसके बाद के एक कांस्टेंट है, उसका कोई भी डायमेंशन होगा नहीं। उसके बाद हमने लिखा कि एक है मास, तो मास का डायमेंशन क्या होगा एम, जिसकी पावर क्या आ जाएगी ए, तो मैंने कहा उसकी पावर क्या आ जाएगी ए। उसके बाद हमने कहा कि जो लेंथ होती है, लेंथ की पावर क्या दी हुई है एल यानी बी। उसके बाद मैंने कहा कि यार यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ये एक्सेलरेशन ही होता है, यानी आप कह सकते हैं इसकी पावर आ जाएगी LT-2 और इसकी पावर क्या आएगी, सी आएगी। क्या पावर आएगी, सी आ जाएगी। तो क्या मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, एम की पावर ए और एल की पावर क्या हो जाएगी भाई, एल बी है और साथ में क्या है सी, तो बी प्लस सी और टी की पावर क्या आ जाएगी, टी की पावर डायरेक्ट -2c।
तो ये स्टेप आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये वाला स्टेप है ना। अच्छा क्यों भाई, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे l की पावर b भी है और यहाँ पे l की पावर क्या है c, दोनों ऐड हो जाएंगे कि नहीं ऐड हो जाएंगे। अब सिर्फ आपको क्या करना है, इक्वेशन को आपको क्या करना है, इक्वेशन को, तो स्टेप 1 स्टेप 2 हो गया। अब सिर्फ आपको इक्वेशन को एनालाइज करके, मैं इसको बंद कर देता हूँ। चलिए अब आपको क्या करना है, यहाँ आके आपको एक काम खाली करना है कि दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है, दोनों इक्वेशन को LHS को और RHS को कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर करना है, तो आपको बात समझ में आएगी। टाइम वाले में अगर आप देखेंगे कुछ भी नहीं है, मतलब m की पावर 0 है, l की पावर भी क्या है 0, सिर्फ t आपको दिया गया है, यानी आपको लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ t की पावर 1 दी हुई है। तो अगर आप इसको इससे कंपेयर करेंगे, m की पावर a, l की पावर b प्लस c, t की पावर माइनस 2c, तो यहाँ जब आप कंपेयर करेंगे तो कंपेयरिंग में क्या पाएंगे, सबसे पहला a इज़ इक्वल टू 0 है, मास के ऊपर कुछ भी नहीं, मतलब a और 0 बराबर होंगे। दूसरा b प्लस c 0 होगा, b प्लस c भी क्या है 0, क्योंकि l के ऊपर क्या है 0 है। उसके बाद आप देखेंगे कि माइनस 2c ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। यहाँ से जब आप निकालेंगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि अगर माइनस 2c इज़ इक्वल टू 1, इसका सिंपल सा मतलब होगा कि जो c की वैल्यू है, c की वैल्यू माइनस 1/2 होगा। और यहीं से आपको पता चल जाएगा, यहाँ से कि b इज़ इक्वल टू माइनस c, यानी इज़ इक्वल टू प्लस 1/2। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता चल जाएगी 1/1, यानी आज आपके पास, तो मैंने कहा ये स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 ये आपको सीखना है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डिटेल में करवा रहा हूँ। स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 आपको ये वाला सीखना है। स्टेप नंबर 3 क्या आ गया कि भैया देखो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k था, m की पावर a यानी m की पावर क्या हो जाएगी 0, l कितना आ गया, l की पावर b यानी l की पावर क्या आ गई 1/2, g की पावर कितनी आ गई माइनस 1/2। तो आप सबको एक चीज़ पता होगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, t इज़ इक्वल टू k, l है ना, सिंपल सी बात है, l g की पावर 1/2 यानी l/g, और इन सब की पावर क्या है 1/2। और सबको पता होता है कि l/1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, यानी ये l/g किसके अंदर हो गया, अंडर रूट के अंदर हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक होता है इंपॉर्टेंट, एक होता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो मैंने कहा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यानी एक फार्मूला आपका बन गया, बाद में एक्सपेरिमेंटली, है ना, एक्सपेरिमेंट, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि एक्सपेरिमेंटली बाद में पता चला कि ये जो k की वैल्यू एक्सपेरिमेंट से k की वैल्यू आ गई कितना, है ना, 2π, कितना आ गया, तो यानी ये फार्मूला एक बन जाता है 2π अंडर रूट l/g सिंपल पेंडुलम का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से आपको मुझे समझ में आ गया कि ये सारी, फिर इस पर कई सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत सारे, है ना। तो धीरे धीरे हम लोग करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कितने सारे क्वेश्चंस हैं। तो इतना आप करिएगा। आप ज़रूर बताइएगा कि सच में क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, हम बहुत सारी चीज़ें और भी शुरू करने वाले हैं। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेंगे। थैंक यू।